हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार क्लास लेने आ गया हूँ। मुझे लगा कि 30 तारीख या 31 तारीख को तक का हमारा जो टारगेट है वो पूरा पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक और क्लास मैं खुद ही ले रहा हूँ और एक नए चैप्टर को फिर से हम इस क्लास में कवर कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी क्लियर है। अगर ये दोनों क्लियर है तो हम क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एक टॉपिक और निपटाना है। 3-4 टॉपिक छोटे छोटे से बचे हुए हैं 6 मिनट के। मैं इसको नए साल में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने एक और क्लास लिया। फटाफट प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या आपको जो ऑडियो है वो एकदम क्लियरली आ रहा है, वीडियो एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को फिर से। ठीक है वंदना, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सेबी नाम का एक बहुत स्पेशल संस्था हमारे लिए काम करता है, हमारे देश में काम करने वाला है, इसको पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लें। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और श्री गणेशाय नमः बोलते हुए हम मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हैं और मूल विषय पर आते हैं। आज हम भारतीय प्रतिभूति बाजार का विनियामक संस्थान, शब्द पर ध्यान देना, भारतीय प्रतिभूति बाजार का विनियामक संस्थान सेबी पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ये, तो पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को दे दूं, फिर मैं एक्स्ट्रा जो बेस है उस पर चलता हूं। थोड़ा करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल जाए, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है ना, फील अच्छा होने लगता है। तो पहले 8, 10, 15, 20 बातें मैं करंट अफेयर्स की इसके लिए बताने वाला हूँ। सेबी ने अपना जो लोगो है वो चेंज कर दिया है। आपको दिख रहा होगा, ये पुराना लोगो हुआ करता था सेबी का। सेबी पहले इस ओल्ड लोगो से काम करता था। वर्तमान में सेबी ने अपना जो एक नया स्वरूप है वो धारण कर लिया है और नया लोगो बनाया है जो इस फॉर्म में है। तो ये नया लोगो है, ये पुराना लोगो दिखाई दे रहा होगा, दोनों की तुलना कर सकते हैं आप सब लोग। अब इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें पता करने हैं जो करंट अफेयर्स के, जो करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेबी क्या है। तो भारत के अनेक संस्थानों में एक ऐसा संस्थान जो कि भारत के पूंजी बाजार का क्या करता है, पूंजी बाजार का नियंत्रण नियमन करता है। नियंत्रण नियमन करने वाला संस्थान क्या कहलाता है, सेबी। बहुत सरल शब्दों में, जैसे आरबीआई बैंकों का नियामक संस्था है, जैसे कि IRBI नाम का एक संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ट्राई, सुना होगा आपने। तो ये जो ट्राई नाम का संस्था है ये हमारी बीमा कंपनियों का नियामक संस्था है। वैसे ही सेबी हमारे स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी बाजार का नियामक संस्था है। पूंजी बाजार क्या होता है आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ करंट अफेयर्स, कुछ अच्छे फैक्ट हम पहले याद कर ले ताकि आपका मोटिवेशन जो है वो हाई हो जाए। चलिए पहले शुरू करें। मैं आपको एक सामने एक फोटो रखा हूं जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह सेबी की जो प्रमुख है, सेबी की प्रमुख कौन है, निर्मला बुच है, सॉरी माधवीपुरी बुच है। तो इनको अवार्ड देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक अवार्ड का नाम याद रखना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विनियामिका। ये एक शब्द है विनियामिका, क्या है देखो क्या लिखा हुआ है, अवॉर्डेड विद राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। कौन अवॉर्डेड विद, सेबी अवॉर्डेड विद राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। सेबी हिंदी मैगजीन जिसका नाम क्या है, विनियामिका। ये याद रखना, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि विनियामिका क्या है। हमारा जो सेबी नामक संस्था है ये एक हिंदी में पत्रिका का प्रकाशन, हिंदी पत्रिका का प्रकाशन करता है और उस हिंदी पत्रिका का नाम है विनियामिका। क्या नाम है, विनियामिका, ये याद रखना। तो विनियामिका इस पत्रिका के लिए इस सेबी नामक संस्था को एक पुरस्कार दिया गया जो कि क्या कहलाता है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22। तो याद रख लेना 2021-22 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया, तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया सेबी को। क्यों दिया गया, यहां से प्रश्न जरूर आएगा।
विनियामिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रख लेना, सेबी द्वारा विनियामिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। बहुत जरूरी बात है, ये हर स्टूडेंट के दिमाग में सेट रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट तो बेसिक सा था, याद हो गया। फिर आगे, सेबी हमारे देश में ग्रोथ को बढ़ावा देने, लोगों के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, और वो बीच बीच में कुछ सम्मेलन भी आयोजित करता है। इस बार एक सम्मेलन आयोजित किया गया 2025 में, इस 10-11 जनवरी को किया जाएगा। ये तारीख याद रख लेना, तारीख छोड़ो, भले इसे कुछ याद नहीं रहे तो आपको वर्ड याद रखना, सामवेद। क्या नाम है? सामवेद। अब देखो, जैसे ही सामवेद सुनते हैं हमारा दिमाग चले जाता है हिस्ट्री पे, लेकिन यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पढ़ा रहा हूं मैं सेबी। जो सेबी है उसने संगोष्ठी, समझते हो? संगोष्ठी माने जहां बहुत सारे विद्वान आकर के आपस में वार्तालाप करते हैं, उसे कहते हैं। तो सामवेद नामक संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? सामवेद नामक, ये लिखा सामवेद, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपोसिज्म। तो सामवेद नामक सिंपोसिज्म क्यों आयोजित किया गया? तो जो सेबी है उसने आयोजित किया ताकि लोगों को सिक्योरिटी मार्केट अर्थात प्रतिभूति बाजार के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सके, अवेयर किया जा सके। तो सामवेद संगोष्ठी का आयोजन कौन करता है? सेबी करता है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि सामवेद नामक संगोष्ठी या सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सामवेद नामक संगोष्ठी या सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा? सेबी द्वारा किया जाता है। दो बातें हो गई, पहला हमने विनियामिका नाम की एक पत्रिका की बात की, ये विनियामिका नाम की पत्रिका के लिए एक पुरस्कार दिया गया, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, तो वो भी याद कर लेना और विनियामिका भी याद कर लेना। तीसरे नंबर पे चलते हैं, एक और बात बता देता हूं। सेबी ने एक एग्जाम आयोजन कराना शुरू किया। तो सेबी जो है वो एक एग्जाम का आयोजन कराता है जिसे हम शॉर्टकट में इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम या आईसीई एग्जाम कहते हैं। आईसीई एग्जाम किसके द्वारा आयोजित कराई जाती है? सेबी द्वारा। क्यों कराई जाती है? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा सके कि उन्हें एक बेसिक नॉलेज है। देखो, सेबी हैज लॉन्च ऑनलाइन इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम in collaboration with NISM, ये भले छोड़ दो। This exam seeks to create a common minimum knowledge benchmark for investors and also useful to those individuals who are interested in acquiring knowledge with regards to, बहुत सारी हिंदी में मत समझो, चलो बेसिक सा एक शब्द में अर्थ समझाता हूँ, इतनी ज्ञान कथा की बातें नहीं करता। सिंपल सी बात केवल यह है कि सेबी एक परीक्षा का आयोजन कराता है जिसका नाम होता है आईसीई एग्जाम। तो आईसीई एग्जाम कौन आयोजित कराता है? सेबी। करंट अफेयर्स में कुछ बातें मुझे लगी वो मैं आपको बता रहा हूं, और आगे बढ़ो। एक शब्द और याद रख लेना, स्कोर्स। क्या है ये क्या है? SCORES, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम इसे कहा जाता है। सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसको क्या है ये? ध्यान से सुनना। सेबी ने एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया। कोई भी आदमी अपनी कंप्लेन करता है तो वो कंप्लेन तो कर देता है, उस कंप्लेन पर क्या हुआ ये उसे पता नहीं चलता। तो आदमी ने जो कंप्लेन की है, किसी भी व्यक्ति ने जो कंप्लेन की है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाए कि अब उसमें कौन सा स्टेप लिया गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके लिए सेबी ने एक सिस्टम तैयार किया जो कि स्कोर कहलाता है। सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम कहलाता है स्कोर। तो एग्जाम पूछ सकती है या एग्जामिनर के दिमाग में अगर ये प्रश्न, क्योंकि नया है ना, करंट अफेयर्स है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो और उस कंप्लेन का स्टेटस पता कर सकते हो। तो सेबी कंप्लेन सिस्टम क्या कहलाता है? स्कोर। अर्थात उल्टा प्रश्न पूछेगा, स्कोर क्या है? SCORES
SCORES स्कोर्स क्या है? तो स्कोर्स सेबी का एक कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम है। कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम को कहा जाता है स्कोर, याद रख लोगे। एक और नया शब्द बताता हूं, इनोवेशन सैंडबॉक्स। ये क्या है? सेबी आपसे अपने विचार भी जानती है। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है तो आप वो सेबी को दे सकते हो। तो कैसे दोगे? तो सेबी ने ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया हुआ है जिसे इनोवेशन सैंडबॉक्स कहा जाता है। ये आपके आइडिया वहां तक पहुंचाता है और आपको जो ज्ञान चाहिए वो वहां से मिलता है। तो एक ऑनलाइन ज्ञान का आदान प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म इनोवेशन सैंडबॉक्स है, जो कि सेबी द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत बेसिक सी बातें मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और सुन लो, मंथन। मंथन क्या होता है? मंथन क्या होता है? सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथलॉन लॉन्च किया। ये क्या है? देखो, हमारे देश में जो युवा है ना वो बहुत क्रिएटिव है और खूब ढेर है युवा हमारे यहाँ। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें बहुत ज्ञान है, जो बहुत नया नया कुछ न कुछ कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सेबी ने एक आइडियाथलॉन लॉन्च किया जिसमें व्यक्ति अपने आइडियाज शेयर कर सकता है अबाउट सिक्योरिटी बाजार। तो उसे हम कहते हैं मंथन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसपे आप सेबी को अपने आइडियाज भेज सकते हैं। तो याद रखना, वर्तमान भारत में प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लिए अच्छी स्थिति, ताकि देश भर में प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम लागत पर अनुकूलित समाधान प्रदान किया जा सके। तो किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसी कोई चीज है, नवाचार है जो कि हमारे देश में प्रतिभूति बाजार या हमारे देश के सिक्योरिटी बाजारों को आसान, सरल और कुछ भी बना सकता है, तो उसके लिए मंथन नाम का एक आइडियाथलॉन लॉन्च बनाया गया है जो कि सेबी संचालित करता है। क्लियरली समझ में आ गया? और एक अगला शब्द सीख लो, सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। ये क्या है? हमारे देश में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में करते हैं ना। तो उन सब लोगों को भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। यह एप्लीकेशन प्रतिभूति बाजारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और निवेशकों को बेहतर इंफॉर्मेशन या एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देता है, ताकि इन्वेस्टर्स उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके अपने इन्वेस्टमेंट को सही दिशा दे सके। तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा चलाया जाता है? सेबी द्वारा। सारथी मोबाइल ऐप क्या करता है? तो प्रतिभूति बाजार की जानकारी ग्राहक को प्रदान करता है। बहुत सरल सरल से कुछ करंट अफेयर्स में आप सबको पहुंचा रहा हूं। क्लियर है? और एक दो बातें देख लो। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, ये ODR क्या है? पहले तो फुल फॉर्म रट्टा मार लो। ODR क्या होता है भैया? ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। शिकायत निवारण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र शुरू किया जो क्या कहला रहा है? ODR। तो केवल फुल फॉर्म याद रख लो और आगे बढ़ते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये SSE, ये क्या है भाई? सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया। ये क्या है सोशल? तो याद रखना, ये बस इसमें फैक्ट याद रख लो कि 2022 में सेबी द्वारा एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारे यहाँ है ना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE है, BSE है, वैसे एक नया स्टॉक एक्सचेंज लाया गया, लॉन्च किया गया। अभी तो बहुत ट्रायल फॉर्मेट में है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो बस इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की कब आया, कौन संचालित करता है, कौन लाया? तो सेबी लाया, ये करता है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल गई। हमने बहुत सारे 10-15 बेसिक करंट अफेयर सेबी के बारे में पढ़े। अब असली में सेबी पढ़ते हैं कि सेबी होता क्या है। चलो, तो पहले बेसिकली समझ लो कि सेबी का मतलब क्या। सेबी का फुल फॉर्म तो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत में पूंजी बाजार, अब यहां ध्यान से समझना, कुछ बेसिक सी बात अगर समझ आ जाए तो
भारत में पूंजी बाजार का नियामक संस्था है सेबी। अब पूंजी बाजार क्या होता है? देखो, कोई भी कंपनी है तो वो अपने अंश शब्द में यूज कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए। अंश को इंग्लिश में शेयर कहा जाता है ना। तो अपने अंश मतलब देखो, मेरी एक कंपनी है, मेरी एक फैक्ट्री है, एक तामझा में मिला, उसका पूरा मालिक मैं हूं, 100% का मालिक मैं हूं। उसकी 1% अंश में किसी को बेच सकता हूं, आधा %, 0.1% भी किसी को बेच सकता हूं, हाँ, उसकी हिस्सेदारी में किसी को बेच सकता हूं। तो किसी भी कंपनी के अंशों को हम कहते हैं उसके शेयर्स, उसका एक हिस्सा। तो जिस बाजार में किसी भी कंपनी के अंशों अर्थात शेयरों का लेन देन किया जाता है, उस बाजार को हम कहते हैं पूंजी बाजार। बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाए कि जहां किसी भी कंपनी के शेयरों और प्रतिभूतियों का व्यापार अर्थात लेन देन किया जाता है, उस बाजार को कहते हैं पूंजी बाजार। और इस पूंजी बाजार का नियमन, इनका निर्देशन, इसकी देखरेख करने का काम करता है सेबी। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं यूं नहीं घुस रहा हूं कि पूंजी बाजार के अंदर चलो, पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं, ऐसा वैसा नहीं जा रहा है, मुद्रा बाजार क्या होता है नहीं जा रहा है, सेबी समझनी है। तो सेबी क्या है ये तो पल्ले पड़े। तो सेबी क्या है? भारत में पूंजी बाजार का नियामक संस्था। अब पूंजी बाजार क्या होता है? तो क्योंकि कोई भी कंपनी पूरी तरह अपने किसी कंपनी का मालिकाना हक रखती है, उसमें से वो अपने को पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे जब उसे चाहिए होते हैं तो अपने को कुछ हिस्सेदारी बेचती है। उस हिस्सेदारी को, उस अंश को हम इंग्लिश में कह देते हैं शेयर। तो जहां किसी कंपनी के शेयरों का, अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, उस बाजार को कहते हैं हम पूंजी बाजार। और उसका देखरेख करने वाला संस्था है सेबी। अब कमेंट करके बताओ क्या ये बेसिक सी बात क्लियर हुई? हाँ, समझ आई? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, सेबी के बारे में फैक्चुअल बातें करना शुरू करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फैक्चुअल बात याद कर लो कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988। ये इतना इजी है कि सबको ये याद होना चाहिए। सेबी की स्थापना 88 में हुई थी, 12 अप्रैल को। ये परामर्शदात्री संगठन के रूप में बनाया गया था। जब इसकी शुरुआत या जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये परामर्शदात्री संगठन था। इस संगठन का उद्देश्य जो था वो पूंजी बाजार का नियमन एवं विकास करना और निवेशकों के हित की रक्षा करना। तो समझ में आई कि अब सेबी क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 नाम का एक कानून लाया गया। कानून कहां बनता है? संसद में। सर, जितना भी शेयर्स कंपनी है सब सेबी के अंडर में नहीं बेटा। जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो उनके बाजार की बात, कंपनी पर इसका नहीं है, उस बाजार पर इसकी देखरेख है। चलो आगे बढ़ो। तो सेबी की वैधानिक दर्जा देने के लिए, क्योंकि सेबी तो एक परामर्शदात्री संगठन है, सरकार ने वैसे ही बना दिया। अब कोई भी संस्था पावरफुल तब बनता है जब वो किसी कानून के तहत व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है। तो सेबी को वैधानिक दर्जा अर्थात कानूनी, वैधानिक माने कानूनी दर्जा देने के लिए हमने एक कानून बनाया संसद में, जिसका नाम रखा गया भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992। और इसके तहत सेबी को एक वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब ये कानून कब से प्रभावी हुआ? तो 30 जनवरी 1992 से प्रभावी हुआ और सेबी एक वैधानिक संस्था बन गई। क्लियर है? इसका मुख्यालय कहाँ होगा? एक बार सोच कर देखो कि ये क्या करता है। तो ये कंपनियों के शेयरों की खरीदी बिक्री वाले बाजार का नियमन करता है। और कंपनियां कहाँ है? भारत की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो मुंबई में बहुत सारे उद्योग हैं और उन्हीं के शेयरों का लेन देन वहीं पर होता है। इसलिए भारत का जो सेबी है उसका मुख्यालय भी कहाँ बनेगा? भाई सिंपल है, इसको रट्टा मत, ऐसी चीजें रटनी नहीं चाहिए, ऐसी चीजें हमें सोचनी चाहिए, समझदारी से इनको देखना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मुख्यालय मुंबई में ही होना चाहिए। क्लियर है?
सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है भैया? तो सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय 4 है। कहाँ है? 4। कौन कौन से हैं? तो मैं तो याद करने के लिए ABCD याद करता हूँ। कैसे? ABCD। ए फॉर याद करो अहमदाबाद। क्या हुआ? अहमदाबाद। दूसरा बी फॉर याद करो, बी फॉर बम्बई। क्या याद करो? बी फॉर बम्बई। तो बी फॉर बम्बई तो वैसे हमने उसका मुख्यालय बना दिया, इसलिए बी फॉर कुछ भी मत रखो, बी फॉर मुख्यालय है। अब सी फॉर याद करो चेन्नई। सी फॉर क्या है? चेन्नई। और सी से ही कलकत्ता है ना, कलकत्ता याद हो जाएगा। और डी फॉर हो जाएगा दिल्ली। तो क्योंकि बी से मुख्यालय है इसलिए उसको थोड़ा हटा दिया। रट्टा मारने के लिए थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए ना। तो एक मुख्यालय है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो एक मुख्यालय अगर बी में है मुंबई, मुंबई बम्बई एक ही बात है ना, बम्बई कर लेता हूं मैं, थोड़ा सरल हो जाएगा बम्बई, ताकि याद करने में ABCD का सहारा लिया जा सके। तो ए फॉर अहमदाबाद, सी फॉर चेन्नई कलकत्ता और डी फॉर दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्या ये रटा रहा है? याद हो रहा है ना? आगे फिर ये एक महिला का मैंने फोटो लगा रखा है, सुंदर सी माता जी। कौन है ये? देखो, इसका एक अध्यक्ष होता है और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं। डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अध्यक्ष के बारे में पता कर लो कि अध्यक्ष माधवीपुरी बूच है, जिनका मैंने फोटो लगा रखा है। बस ये याद रख लेना, माधवीपुरी बूच, ये पूरी याद रख लेना, पूरी की पूरी याद कर लो इस बूच को। माधवीपुरी बूच है ना, कौन है ये? सेबी की प्रमुख। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेबी आवश्यकता पड़ने पर उस समय समय में महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण करता है या समितियों की नियुक्ति भी करता है। तो लगभग इसके पास 42 अलग अलग समितियां संस्थाएं हैं या 42 अलग अलग समितियों के माध्यम से अपने काम करता है। एक होती है कारपोरेट गवर्नेंस समिति, निष्पक्ष बाजार आचरण समिति, साइबर सुरक्षा पर उच्च शक्ति संचालन समिति, मध्यमवर्ती सलाहकार समिति, अलग अलग प्रकार की 42 समिति, 42 समितियों के माध्यम से सेबी अपने काम करता है। क्लियर है? क्योंकि हर प्रकार के एक्सपर्ट डाल डालकर 2-2, 3-3 लोगों की समिति बनाई जाती है। सेबी की पावर्स क्या है, शक्तियां क्या है? तो सेबी की पावर्स है कि अर्ध विधायी, एक अर्ध विधायी अर्ध न्यायिक संस्था है जो नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, जो जांच कर सकता है। तो अर्ध विधायी क्यों कहा? देखो, विधायी किसे कहा जाता है, यहां शब्द को समझो कि विधायी किसे कहा जाता है। विधायी कहा जाता है उसे जो कानून बना सकता है, उसे जो विधानसभा है, जो विधेयक बना सकती है, जो कानून बना सकती है, वो विधायी शक्ति होती है ना। तो इसे अर्ध विधायी क्यों कहा? इसे अर्ध विधायी इसलिए कहा क्योंकि पूरा कानून तो खुद नहीं बना सकती, लेकिन कानून का ड्राफ्ट तैयार जरूर करती है, मसौदा तैयार जरूर करती है, इसलिए हमने अर्ध विधायी कहा। न्यायिक किसे कहा जाता है? तो जो न्यायालय होते हैं, जो कि सजा सुनाने, न्याय देने का काम करते हैं, तो इसे अर्ध न्यायिक कहा जाता है। मतलब कि न्यायालय की जो बेसिक काम है वो करता है। तो ये अर्ध विधायी और एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो नियमों का मसौदा तैयार करता है, जांच कर सकता है, निर्णय पारित कर सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। जैसे कोर्ट जुर्माना लगा सकता है ना, कोर्ट सजा भी दे सकता है, लेकिन ये केवल जुर्माना लगा सकता है, इसलिए इसे आधी न्यायालयी शक्तियां हैं, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था कहा। बेसिक बातें समझ में आई? सेबी के प्रमुख कार्य क्या है? तो भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का नियमन करना। ये आपने अभी जो प्रश्न पूछा था ना कि सारी कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड होती, नहीं बेटा, जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है ये उनकी देखरेख करेगा। ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज स्थापित के मार्ग निर्देशन सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, समय समय पर उनका परीक्षण करेगा। प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को विनियमित करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, अंतरंग व्यापार मतलब होता है इनसाइडर ट्रेडिंग को विनियमित को चेक करने का काम करता है। सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड को सामूहिक निवेश योजनाओं और विदेशी संस्थाओं संस्थागत निवेशकों के कार्यों का भी नियमन करता है।
और शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। ये सारे काम कौन करता है? सेबी करता है। बेसिक बात है। और आगे बढ़ते हैं, चलो सेबी की संरचना कैसी है? तो अभी हमने बोला था ना, इसमें एक अध्यक्ष और बहुत सारे सदस्य होते हैं। अब समझ में आएगा कि कौन होता है। देखो, सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? 6 सदस्यों का। अकेला कोई माधवी पूरी बूथ सारे डिसीजन नहीं लेगी, लेकिन अध्यक्ष वो होती है, छोटे मोटे डिसीजन अकेले ले सकती है, बाकी 6 सदस्यों का संचालक मंडल पूरे निर्णय लेने का काम करता है। कौन होते हैं वो 6 सदस्य? तो पहला एक अध्यक्ष होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को बनाया जाता है, जो कि माधवी पूरी बूथ है। 2 सदस्य जो हैं वो केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों में से वित्त और कानून के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक के, उनको बनाया जाता है। एक सदस्य जो है वो आरबीआई के अधिकारियों में से एक व्यक्ति को बनाया जाता है। तो आरबीआई का एक, 2 केंद्र सरकार के, 2 आरबीआई के, 2 सदस्य और फिर 2 अन्य सदस्यों का मनोनयन, नामांकन भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और उसका कोई फिक्स आधार नहीं है। तो इस तरीके से 6 सदस्यों का एक मंडल बनता है, जो कि क्या करता है? सेबी के सभी कार्यों का नियमन करता है। क्लियरली समझ में आया? अब 2 करंट अफेयर्स पे आ गए फिर से। 2014 में एक संशोधन होता है, प्रतिभूति विधि संशोधन 2014, और इसमें एक ही लाइन काम की है कि इस कानून में ये शक्तियां दी गई कि सेबी 100 करोड़ रुपया उससे अधिक मूल्य की किसी भी मनी पुलिंग योजना, जहां मनी पुलिंग योजना का भी नियमन कर सकता है, और अनुपालन के मामलों में संपत्ति भी उसकी कुर्क कर सकता है, संपत्ति उसकी जब्त कर सकता है। यह संलग्न करने का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो बहुत सिंपल सा एक प्रावधान जोड़ा गया कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की किसी भी मनी पुलिंग योजना को ये अटैच कर सकता है, कि जांच कर सकता है, कमी मिलेगी तो उसकी जो कंपनी का असेट्स है उसको जब्त कर सकता है। क्लियर है? और आगे बढ़ो, सेबी के कुछ अन्य कार्य देख लो भैया। ये कार्य हो गया था, है ना? सेबी के अध्यक्ष के पास खोज और जब्ती की कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार होता है। क्लियरली ये याद हो, क्योंकि वह एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक संस्था का अध्यक्ष है। सेबी बोर्ड उसके द्वारा जांच किए जा रहे किसी भी प्रतिभूति के लेन देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था के टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड की जानकारी भी मंगवा सकता है। मतलब पुलिस का जो काम है वो भी सेबी खुद कर सकता है। भारत में 7 क्षमता निर्धारण एजेंसी, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी को ज्यादा क्रेडिट दे, रेटिंग दे दे, किसी को कम दे दे, उससे मार्केट का फ्लो बिगड़ता है, इसलिए उनकी भी जांच कर सकती है, उनका भी नियमन करती है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख समता निर्धारण एजेंसी है, जो सेबी के पंजीकृत है और आरबीआई से भी मान्यता प्राप्त है। तो ये जो चौथा पॉइंट था उसी का एक सब पॉइंट हो गया कि ब्रिकवर्क रेटिंग क्या है। तो सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है जो रेटिंग प्रदान करती है। क्लियरली 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ थी, जो प्रवर्तक कंपनी। तो सेबी जब बनी तो किसी ने तो पैसा लगाया होगा। तो अब भी हमने पढ़ा गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थाएं, जिनमें हमने एक आईएफसीआई पढ़ा, एक आईसीआईसीआई पढ़ा और एक आईडीबीआई पढ़ा। इन तीनों ने 2.5 करोड़ रुपए की पूंजी लगा करके एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था सेबी। क्लियर? समझ में आ? थोड़ा दिमाग में अब देखो, पूरा सेटअप आपके दिमाग में सेट पूरा होगा। इसकी ये प्रवर्तक कंपनियां कहलाएंगी। समझ गए? भारतीय पूंजी बाजार का विनियमन करने की वैधानिक शक्तियां इसे दी गई। नए प्रावधानों के अनुसार किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी शेयर बाजार या सेबी को ही है। शेयर बाजार की किसी भी सदस्य किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने और उसे संशोधित करने का अधिकार भी किसके पास में है? सेबी के पास में। बेसिक बातें क्लियर है? चलो और पढ़े आगे। सेबी संशोधन 2000 विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है? तो 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ये लगा सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है?
इनसाइडर ट्रेडिंग, चलो ट्रेडिंग में नहीं घुसते, केवल यूं समझ लो कि फर्जी प्रकार का ट्रेडिंग जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगा। आप केवल ये समझ लो कि नियमों के तहत ट्रेडिंग और एक नियम विरुद्ध ट्रेडिंग, तो नियम विरुद्ध ट्रेडिंग को इनसाइडर कह रहे हैं। इस विधेयक में लघु निवेशकों मतलब छोटे छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान या शक्ति जो है वो सेबी को दी गई। क्लियर, समझ में आया? और आगे बढ़ो। एक संस्था होती है सेबी की ही एक ब्रांच जिसे हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। क्या नाम है? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। सेबी से निर्णय में जो व्यक्ति या जो कंपनी ये महसूस करे कि यार सेबी ने हमारे साथ में अच्छा निर्णय नहीं दिया, सेबी का निर्णय गलत है, तो वो कोर्ट नहीं जाएगा। उसे कहां जाना है? मान लो कि आपके विरुद्ध किसी संस्था ने कार्रवाई कर दी तो आपको कोर्ट जाने का अधिकार है ना। तो वैसे ही जब सेबी कोई डिसीजन सुनाए, कोई जुर्माना लगाए, तो कोई व्यक्ति को अधिकार तो हो कि वो कहीं किसी न्यायालय में उसकी जांच करा ले कि यार इन्होंने हम पे जबरदस्ती कर दी। तो ऐसे निर्णयों की जांच के लिए आप मांग कर सकते हैं। कहां? सेट में। सेट क्या है? तो सेट सेबी के जो डिसीजंस होते हैं उनको चैलेंज करने का एक न्यायालय है, जो एक प्राधिकरण के रूप में, न्यायाधिकरण के रूप में, अपीलेट बोर्ड के रूप में काम करता है। सेबी के निर्णय से व्यथित महसूस करने वाली संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात सेट का गठन किया गया। सेट में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब एक जज और 2 सहायक जज होते हैं। ये सिविल न्यायालय की शक्तियां रखते हैं, जो सेबी के विरुद्ध मामलों को सुनते हैं। सेबी की कोई शिकायत कर दे तो वो कहां करनी है? वो यहां करनी है। यदि कोई व्यक्ति सेट के निर्णय या आदेश से व्यथित महसूस करता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये चैनल बनाया गया कि भाई मान लो सेबी ने किसी व्यक्ति के साथ पक्षपाती व्यवहार करते हुए उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। वो कंपनी बोले मैंने तो नियम तोड़ा ही नहीं था, तुमने तो जबरदस्ती मेरे ऊपर निर्णय लगा दिया। तो उस बात को कहां वो चैलेंज करेगा? तो वहां चैलेंज करेगा वो सेट में। कहां करेगा? सेट में। जब सेट डिसीजन दे देगी तब मान लो उसको संतुष्टि नहीं मिली तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। पुनर्विचार न्यायालय जैसा, हाँ वंदना, ये पुनर्विचार जैसा ही है, लेकिन ये एक अलग टाइप की संस्था है जिसे सेट कहते हैं। तो एक सेबी हो गई और एक उसकी अपील सुनने वाला संस्थान सेट हो गया। क्या इस क्लास में बैठे हुए सब लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेबी का करंट अफेयर सबसे पहले हमने कवर किया, फिर सेबी क्या होता है वो कवर किया, और सेबी का एक न्यायालय है उसकी बातें कवर कर ली। बेसिक कॉन्सेप्ट सबके क्लियर, तो सेबी खत्म। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सब लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियरली याद कर लेना, रीड कर लेना। करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना इसका, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न आने के चांसेस हैं। चलिए, सब लोगों को धन्यवाद। इस क्लास को बिना बताए क्लास मैंने ली, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ में सब लोगों ने इसे अटेंड किया। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।